हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो चलिए आज बात करते हैं। ये जो टॉपिक है वो वर्क है। वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टॉपिक जो देखेंगे, तो वर्क आखिर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क किसे कहेंगे। तो जनरली अगर हम ये बोला जाए कि वर्क बोला किसे जाएगा, वर्क किसे कहा जाएगा, तो याद रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक आपने फोर्स लगाया है, खूब फोर्स लगा रहे हो इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया है। तो टोटल वर्क इज़ ज़ीरो, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क होगा ज़ीरो। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो गया है तब यहाँ वर्क का कुछ वैल्यू फाइंड होगा, वर्क कुछ मेजरमेंट किया जा सकेगा वर्क का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है इन फिजिक्स वर्क स्टैंड फॉर मैकेनिकल वर्क। अब देखो वर्क जो है वो मैकेनिकल वर्क है। एक बात बताइए, अगर आप किसी भी वॉल को प्रेस कर रहे हो, खूब प्रेस कर रहे हो, आप उसको अपना फोर्स खूब लगा रहे हो, खूब फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा, वो वॉल तो हिलेगी नहीं, मतलब उसके में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। आपने जितना भी फोर्स लगाया, सुबह से शाम तक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो शाम को एट द एंड, मतलब जब शाम हो जाए तब हम आपके पास आएंगे, बोलेंगे क्या काम हुआ है। तो आप बोलोगे कि हम तो सुबह से शाम तक इसको ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे प्रेशर, मतलब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारा एनर्जी हमारा, कैलोरी हमारा बहुत सारा बर्न हो गया, बहुत सारा एनर्जी हमारा वेस्ट हुआ है, मतलब ये फोर्स लगाने में। वहाँ पे आपने जो भी फोर्स लगाया वो क्या है, वेस्टेज है। तो हम वहाँ पे आके बोल देंगे कि आपने तो कोई काम नहीं किया सुबह से, आपने सिर्फ यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, फोर्स लगा रहे हो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, आपका वॉल तो आगे बढ़ा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, आपने काम कुछ किया ही नहीं, मतलब सुबह से शाम तक बस आराम कर रहे हो, काम तो कुछ किया ही नहीं। तो ये बातें होती है, मतलब आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो और फोर्स में लगाने से कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ क्या, यही डिफाइन करता है कि आपने कितना वर्क किया है। न कि ये डिफाइन करता है आपके एफर्ट को, वो डिफाइन नहीं करे कि आपने क्या एफर्ट लगा रहे हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, वो लेना देना नहीं है। लेना देना उनको क्या है, मतलब उनके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि वो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ या उसमें चेंजेस क्या हुआ, तो वो चीज़ मेज़र करता है कि आपने वर्क कितना किया है। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मतलब कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क डन हो गया, ये कब कहा जाएगा, ये कहा जाएगा फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू, मतलब जब क्या हो, जब उस फोर्स से बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, मतलब उसका प्लेस चेंज हो जाए उस बॉडी का जहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, मतलब या तो उसके डायरेक्शन में या कुछ ऐसा चेंजेस हो, किसके किसके मतलब थ्रू अप्लाइड फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, फोर्स आप लगा रहे हो, उसके थ्रू कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए, तभी ये वर्क कहलाएगा। अब लिखा है हाउ एवर व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स नो वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब
मैंने कहा ही कि अगर आप क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप पूरा फोर्स लगा रहे हो और उस वाले ऑब्जेक्ट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, शेप साइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी वर्क नहीं किया। नो वर्क इज सेड टू बी डन। तो लिखा है इन एग्जाम्पल वर्क डन इज ज़ीरो। यहाँ पे क्या होगा? आपका वर्क टोटल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। when displacement of the body in the direction of the force is zero। अब क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ज़ीरो। मतलब यहाँ पे सारा कुछ जीरो हो जाएगा। जब आपने कुछ सही जगह पे अपना फोर्स लगाया ही नहीं तो क्या मतलब है? सारा कुछ आपका ज़ीरो हो गया। ठीक है। सपोज अब देखो, इसी के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रूफ करने वाली बात है। तो अब हम इसको प्रूफ करके भी बताएंगे कि कैसे कैसे वर्क में क्या क्या, अगर वर्क में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स आप किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट कर पाते हो तो उसको कैसे मेज़र किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो लिखा है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब एक इसका डेरिवेशन है जिसमें यहाँ मतलब प्रूफ किया हुआ है। तो देखें, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ, सपोज अ कांस्टेंट फोर्स क्या होगा? एफ वेक्टर ऑफ एफ। वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? मतलब वेक्टर जो ऊपर में है ये क्या शो कर रहा है? ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। तो लिखा है सपोज ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं ना। मतलब कांस्टेंट फोर्स मतलब ये मतलब ऐसा फोर्स जो चेंजेबल नहीं है, एक ही तरह का फोर्स लग रहा है, मतलब एक ही मतलब एनर्जी का पावर फोर्स लग रहा है। एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट एज दिस। अब देखो थोड़ा सा, जैसे कोई ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे कोई हम क्या लगा रहे हैं? कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे इसमें कुछ फोर्स लगा है तो ये क्या हुआ? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया और यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम क्या क्या से डिनोट किए हैं? तो उसको हम ये यहाँ से लेकर, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट का, ये दोनों का जो मतलब ये लोग क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गए। तो इसको मैं एस से डिनोट किया हूँ यहाँ पे, है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसको एस से डिनोट किए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी देखें आगे, एस इन द बॉडी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो, क्योंकि ये होता है वाई डायरेक्शन, ये होता है एक्स डायरेक्शन। तो क्योंकि ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन द फ्लोर, तो ये क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एक्स डायरेक्शन, है ना। फिगर, अब देखो फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देख लेंगे फिगर में। अब फिगर में आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है? तो फिगर में आपको ये पता चल रहा है कि कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स किस तरह? आगे की ओर, मतलब यहाँ पे फोर्स जो है आगे की ओर लग रहा है। तो जब आप इस वाले ऑब्जेक्ट में फोर्स आप लगाओगे, आगे की ओर फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये पी पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट क्या करेगा? कुछ फोर्स फील करेगा, कुछ फोर्स फील करेगा उसका सेंटर पॉइंट। तो उसका जो सेंटर पॉइंट कुछ फोर्स फील करेगा तो वो क्या होगा? अपना डिस्प्लेसमेंट होने लगेगा। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होने लगेगा। तो जो वो फोर्स फील कर रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट इसमें हो रहा है, तो इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा, जिस एंगल को थीटा नाम दिए, जिस एंगल को थीटा नाम दिए। ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, इस वजह से वो आगे जा रहा है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये कैसा दिख रहा है? तो ये बेस दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है और ये हाइपोटेनियस दिख रहा है। तो ये क्या है? हम कौन सा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज़ करते हैं? साइन, कॉस एंड टेन, ज़्यादातर यही तीनों यूज़ करते हैं ना, साइन, कॉस और टेन। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि ये हाइपोटेनियस एंड बेस, ये किसका फॉर्मूला है? ये हाइपोटेनियस और बेस,
तो हाइपोटेनियस और बेस जो है, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो बोलेंगे, ये किसका होता है? कॉस का। ये कॉस का फॉर्मूला है, सीधी बात। तो ये जब कॉस का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या करना बेस्ट रहेगा कि यहाँ पे एफ कॉस थीटा ये लिखना बेस्ट रहेगा। एफ क्यों लिखे? देखो, एक तो होगा ये कॉस थीटा, ये होगा कॉस थीटा। सबसे पहले तो ये होगा कॉस थीटा, है ना। ये कॉस थीटा क्यों लिए हैं? क्योंकि हमको थीटा में मेजर करना है ना कि आखिर ये इसके ईपी पॉइंट से या इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट में क्या चेंजेस है, ये जो भी। और यहाँ पे तो थीटा भी बन ही रहा है, तो एक प्रकार का क्या है, ये कॉस थीटा ले लिए हैं। और इसके साथ फोर्स भी आएगा, क्योंकि फोर्स के साथ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी है, इसीलिए वेक्टर ले लिए हैं। तो एफ कॉस थीटा इसलिए लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखेंगे कि लिखा है इफ थीटा इज द एंगल विच एफ डैश मेक विथ द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द कंपोनेंट ऑफ एफ डैश इन द एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा, जो मैंने अभी समझाया वही डायरेक्शन जो है एफ कॉस थीटा, एज वेल डन एज वर्क डन बाय द force of the product of component of the force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement। मतलब क्या बोल रहा है कि work done by the force is the particular of component of force, मतलब जो work हो रहा है वो कुछ ना कुछ particular component है किसका? force का, है ना। इन द डायरेक्शन के अंदर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड। अब इसमें इसका मैग्नीट्यूड और इसका डिस्प्लेसमेंट ये दोनों पे डिपेंड करता है कि कितना वर्क हुआ है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो भी शेप या जो भी साइज है वो सभी चीज़ें, है ना, मतलब उसका, और उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही सब पे तो मैंने बताया था ना कि उसके साइज या उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है? एक तो वो डिस्प्लेस हो सकता है अपने जगह से, अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो सकता है, पहली बात ये। दूसरा अपना उसका शेप साइज चेंज हो सकता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड में कुछ इफेक्ट हो सकता है ना। तो यही दोनों मेज़र करता है। अब देखेंगे तो इसमें अब आ जाते हैं हम किस में, अब आ जाते हैं हम W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा जो लिखा है। तो यहाँ देख लेते हैं तो वर्क टोटल क्या हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा एस। अब ये कैसे हो गया, एफ कॉस थीटा एस कैसे हो गया? तो हमको ये मालूम था पहले से, हमने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या लगा है, तो ये लगा है फोर्स, टोटल फोर्स हमने एंगल के साथ क्या कर दिया, एफ कॉस थीटा जो हम अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो एफ कॉस थीटा का फोर्स लगा है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, है ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसको लिख दिए एफ कॉस थीटा और एस, ये इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलेंगे तो लिखा है इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब देखो मान के चलो कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज करो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 डिग्री हुआ, वो 0 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। तो 0 डिग्री का जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ये एक लाइन पे है ना एक्स एक्सिस पे, तो ये तो 0 ही डिग्री होगा, या तो 0 डिग्री ले लो या तो 180 डिग्री ले लो। तो 180 डिग्री को भी तो 0 ही डिग्री कहा जाएगा। तो ये क्या कहा कि ये 0 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि क्या हुआ कि हमारा जो इफ डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लिए, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होगा बताइए भाई। तो यहाँ पे चेंजेस होगा W इज इक्वल टू एफ कॉस 0 डिग्री, है ना, एफ कॉस 0 डिग्री और इनटू क्या एस। तो एफ कॉस 0 क्या होता है,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू F, अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, है ना, और S तो है ही है ना, डायरेक्शन के साथ F। तो अब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S भी डायरेक्शन के साथ है ना, कहाँ, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, F और S दोनों क्या में होंगे, डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर के साथ। तो हमारा क्या निकल गया, तो हमारा निकल गया W इज इक्वल टू एफ एस, F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया ये इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। यहाँ तक प्रूफ हो गया है, इक्वेशन नंबर 2 तक पहुँच गए हैं, है ना। अब इसके आगे चलेंगे। इसके आगे लिखा है दस वर्क डन बाय फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स। इसको हम बोल सकते हैं कि ये देखो, ये हमारा कुछ हद तक प्रूफ हुआ है। क्या प्रूफ हुआ है देखिए, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है क्या, वर्क। यहाँ तक कम से कम ये तो कह सकते हैं, ठीक है। तो यही लाइन लिखा गया है यहाँ पे। अब उसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद लिखा है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखो, अब आप सपोज करो, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक लिखा है W इज इक्वल टू एफ एस, है ना। अभी तक हमने यही लिखा है, W इज इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ पे अब सोचते हैं कि इन अ टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर हमारा कंपोनेंट है, हमारा जो कंपोनेंट है जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर है, तो सपोज करो अब फोर्स कैसे लगेगा। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट में मान लो, कहीं पे भी, या फिर इसके AP पॉइंट पे मान लो, या इसके सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, अब एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या तीनों डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अगर बात करें एफ वेक्टर की, इसका देखो तीनों डायरेक्शन में लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी लगेगा, वाई डायरेक्शन में भी लगेगा, और जेड डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो एक कहीं से अभी अगर आप फोर्स लगाए हो, तो उसके तीनों जो इस पार्टिकल है, इसके तीनों डायरेक्शन, मतलब एफ डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में ये थोड़ा ना थोड़ा फोर्स को फील करेगा। कौन, ये पार्टिकल्स। तो आखिर फोर्स को फील कर रहा है कि 3D में, किस में, 3D में फील कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान देना यहाँ पे आप, हम इसको लिखेंगे कैसे, तो फोर्स कैसे होगा, तो फोर्स होगा, तो ये क्या करेगा, तीनों डायरेक्शन, मतलब एफ एक्स प्लस, अब तीनों डायरेक्शन में कर रहा है, और तीनों को ऐड करूँगा ना, क्योंकि 3 डायरेक्शन में फोर्स जो है वो डिवाइड हो गया, एक्स वाई और जेड। आप किसी को भी फोर्स लगाओगे कोई भी ऑब्जेक्ट में, तो वो तीनों डायरेक्शन में फील करेगा। तो आखिर तीनों को मिलाओगे तो टोटल फोर्स तो मिलेगा ना, तीनों डायरेक्शन, मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई आपका सामान है, अगर आपने कहीं ऐसा फोर्स लगाया है, तो वो क्या होगा, वो होगा इनडायरेक्टली, वो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस से भी थोड़ा सा फील करेगा फोर्स, वाई एक्सिस से भी थोड़ा सा फील करेगा फोर्स, और जेड एक्सिस से भी थोड़ा सा फील करेगा फोर्स। मतलब तीनों आपका फोर्स तीनों जगह क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तीनों जगह आपका फोर्स डिवाइड हो गया। तो क्या तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा एक्स वाई जेड वाले को, तो मेरा टोटल फोर्स नहीं निकलेगा क्या, ठीक है। तो मैंने वही किया है कि टोटल फोर्स क्या है, एफ वेक्टर, तो उसमें वेक्टर ऑफ एफ, तो उसमें मैंने तीनों कर दिया, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। अब यहाँ पे आता है, क्योंकि ये वेक्टर है, फोर्स जो है हमारा वेक्टर है मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे इसके कुछ कोफिशिएंट आते हैं। तो एक्स एक्स के लिए कोफिशिएंट आता है आई कैप,
जे के लिए सॉरी वाई के लिए आता है जे कैप, है ना, और जेड के लिए आता है के कैप। ये क्या है, कोफिशिएंट है किसका, वेक्टर का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कोफिशिएंट है ये, है ना। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आई कैप किसका है, एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट है वेक्टर का, वेक्टर कोफिशिएंट। ये क्या है, वाई एक्सिस का वेक्टर कोफिशिएंट है जे, और जेड क्या है, जेड एक्सिस का वेक्टर कोफिशिएंट है के। ठीक है, तो यहाँ तक ये फोर्स वाला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम चीज़ें करेंगे हम किस में, तो सेम चीज़ें हम करेंगे अब जो हमारा क्या हुआ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जो हमारा एस हुआ, तो ये भी डायरेक्शन में है, एस भी हमारा क्या है, डायरेक्शन। जहाँ पे वेक्टर आ गया वहाँ वेक्टर कोफिशिएंट लगेगा अगर तीनों डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, अगर तीनों डायरेक्शन के बारे में बात हो रहा है और जिसके बारे में बात हो रहा है वो वेक्टर है, वेक्टर है मतलब क्या है, वो अपना जो डायरेक्शन है, जो अपनी दिशा है उसने बता दिया है, वेक्टर है वो, तो उसमें कोफिशिएंट वेक्टर का लगना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एक्स एक्सिस, थोड़ा सा वाई एक्सिस और थोड़ा सा जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस में डिस्प्लेस होगा कैसे, इसके एपिक पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ना हम लोग, अंदर का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, है ना, जो हमारा जो रेक्टेंगुलर है उसके अंदर का कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब देखो, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि ये वेक्टर है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्स वाई जेड तीनों को, तीनों डायरेक्शन मिला के ही हुआ, क्योंकि वो क्या है, वो तो एक आपका बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जब आप डिस्प्लेस किए हो तो भले वो एक्स में ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा वाई में भी थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, जेड में भी थोड़ा एंगल चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो वाई में भी हुआ है, एंगल थोड़ा चेंजेस हुआ है, जेड में भी थोड़ा सा एंगल चेंजेस हुआ है क्योंकि डिस्प्लेस हो गया वो। तो आखिर तीनों में इफेक्ट हुआ है, इस वजह से एक्स वाई जेड टोटल लिखे हैं और उसमें से उसका कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप लिखे हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ये तीनों हमको समझ में आ गया है, तो हम अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमने इससे पहले प्रूफ किया था क्या, कि W इज इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर, यही हमने किया था। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे। अब तो दोनों की वैल्यू कैसे रख देंगे, W इज इक्वल टू, हमने क्या क्या अभी वैल्यू निकाला, तो हमने निकाला एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड है ना। तो इसमें क्या क्या हुआ, तो एफ एक्स, एक्स वाई और एफ जेड में क्या क्या हुआ, तो ये हो गया आई कैप। यहाँ पे चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर कोफिशिएंट, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये पूरा एफ का हो गया। अब उसके बाद इनटू एस, अब एस के लिए करेंगे, तो एस के लिए करते हैं, तो एस के लिए कैसा होगा, तो एस के लिए होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब अगर बात करूँ इसको ठीक से लिखता हूँ, तो ये होगा एक्स प्लस वाई एक्सिस में प्लस जेड एक्सिस में, ये तीनों एक्सिस में ही ये चेंजेस हुआ है। तो अब देखेंगे तीनों एक्सिस में, तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आई जे एंड के, आई जे एंड के, इसका कोफिशिएंट भी लिख दिए हैं डायरेक्शन वाला। तो अब हम देखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको। तो अब देखें,
तो ये क्योंकि यहाँ ये पूरा एफ़ की वैल्यू में हमने लिखा है, ये पूरा एफ़ की वैल्यू है और ये पूरा एस की वैल्यू है, और ये दोनों आपस में किस में है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ से पूरा कोफिशिएंट कट जाएगा। कोफिशिएंट जो है इसका क्या, वेक्टर कोफिशिएंट आई जे के ये कट गया, आई जे के कट गया है ना, आई जे के जो है वो पूरा कट गया। तो अब क्या बचा, तो अब बचा यहाँ पे आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, ये बचा। और क्या बचा, और यहाँ बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आगे, एफ एक्स है ना, ये तीनों को कैसे कर देंगे, अभी ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका टोटल क्या आ जाएगा, तो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड था, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, तीनों आ जाएगा। तो अब लिखाएगा डब्लू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, फिर दूसरा क्या आएगा, y ऑफ एफ वाई, और तीसरा क्या आएगा, z ऑफ एफ जेड। ये जो आपका प्रूफ हुआ यही है आपका क्या, वर्क का फार्मूला। x का कैसे हुआ अब ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये देखो x डायरेक्शन का x डायरेक्शन से मल्टीप्लिकेशन, y डायरेक्शन का y डायरेक्शन से, और z डायरेक्शन का z डायरेक्शन से मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा ही कुछ हुआ, तो मल्टीप्लाई करें, और क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई किए हैं, ऐड अभी कुछ भी नहीं किए, तो तीनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए हैं डायरेक्शन वाले को। क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन, अब बोलोगे कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टर्म है तो इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे मैथ्स का फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन रिलेटेड है। यहाँ पे एक्स वाले का एक्स वाले से ही होगा और किसी से नहीं होगा, वैसे ही वाई वाले का वाई वाले से ही होगा और किसी से नहीं, जेड का जो है वो जेड वाले से ही होगा और किसी से नहीं। समझ आ गया, तो यहाँ पे ये जो हमारा फार्मूला है ये प्रूफ हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर का जो है, वेक्टर की जो चीज़ें थी, फोर्स का जो वेक्टर की जो चीज़ें थी, मतलब जो इसका कोफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप वो सब तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब वर्क में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड बस है इसका, मतलब शेप साइज ये सारा है, लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हाउ एवर वर्क डन बाय द फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। यहाँ पे आपका जो वर्क है वो 3 तरह के हो सकते हैं वर्क, क्या क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या, ज़ीरो, ये तीनों हो सकते हैं। आपका वर्क पॉजिटिव हो सकता है, आपका वर्क नेगेटिव हो सकता है, आपका वर्क ज़ीरो हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो है हमारा वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि वर्क आखिर होता क्या है, वर्क को कैसे प्रूफ करते हैं। वर्क जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने ये भी बता दिया कि वर्क जो है वो कुल मिला के, क्योंकि वर्क जो किससे मिलके बना है, तो वर्क मिलके बना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो इससे मिलकर जो वर्क बना है वो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। यही चीज़ याद रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, लेकिन ये यहाँ क्या बना, ये स्केलर क्वांटिटी बन गया वर्क। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को आज ये छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे अभी, तो ये फर्स्ट वीडियो को इतने ही रखते हैं।
ये हमारा एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आज एक डेरिवेशन हमने क्लियर किया, एक हमने वर्क को पूरा ही मतलब उसके स्टार्टिंग से लेकर और उसके पूरे प्रूफ तक, मतलब स्केलर क्वांटिटी का प्रूफ जो है वो सारा हमने किया है। तो आई होप ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आई होप आप थोड़ा इसको समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।